बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल यूपी फिजिक्स 11 में। हम लोगों ने उष्मागतिकी का प्रथम नियम समझा और वो किस तरह से ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर दिया गया स्टेटमेंट है। यानी उसके हिसाब से जब हम किसी निकाय को ऊर्जा या ऊष्मा देते हैं तो वो ऊष्मा किस तरह से उपयोग होती है, मतलब दी गई ऊष्मा का एक भाग उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा की वृद्धि करने में व्यय होता है और शेष ऊष्मा जो है निकाय द्वारा कार्य करने में प्रयुक्त की जाती है। तो ये ऊर्जा संरक्षण के नियम के आधार पर ये नियम दिया गया है। इस नियम में हमें ये नहीं पता लगता कि ऊष्मा कब और कैसे जो है रूपांतरित होगी, यानी क्या उसकी सीमाएं रहेंगी, क्या लिमिट रहेगी, पूरी तरह से ऊर्जा दी गई ऊष्मा किस तरह से रूपांतरित होगी, उसकी क्या कंडीशन है, क्या सीमाएं हैं, ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। तो ये जो हमारा उष्मागतिकी का द्वितीय नियम है जो कि हम आज समझने जा रहे हैं, वो उष्मागतिकी के प्रथम नियम का ही एक पूरक के रूप में है। यानी ये नियम हमें ये बताता है कि कब किस तरह से दी गई ऊष्मा का रूपांतरण किन शर्तों के आधार पर हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता है। ये बात हमें उष्मागतिकी के द्वितीय नियम से पता लगती है। तो आज हम समझेंगे उष्मागतिकी का द्वितीय नियम और कुछ जो है न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न जो है इसी चैप्टर से संबंधित समझने हैं हमें आज। तो देखिए, उष्मागतिकी का द्वितीय नियम का निचोड़ यह है कि किसी भी ऊष्मा को पूर्ण रूप से कार्य में रूपांतरित नहीं किया जा सकता। किसी भी डिवाइस, किसी भी इंजन द्वारा दी गई ऊष्मा को पूर्णतया कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अर्थात कुछ न कुछ जो है दी गई ऊर्जा या ऊष्मा का भाग जो है एक तरह से वातावरण में या दूसरे रूपों में रूपांतरित हो जाएगा। हम ऐसा नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो रूपांतरित होगा ही होगा। यानी दी गई ऊष्मा का पूरी तरह से यांत्रिक कार्य में रूपांतरण असंभव है। ये उष्मागतिकी का द्वितीय नियम हमें बताता है। इसके दो स्टेटमेंट हैं, अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए दो स्टेटमेंट हैं और ये परीक्षा में दो अलग अलग रूपों में पूछे जा सकते हैं, है ना। तो एक जो स्टेटमेंट जो है केल्विन प्लैंक का कथन जो है वो ऊष्मीय इंजन, ऊष्मा इंजन के सिद्धांत पर आधारित है और दूसरा जो स्टेटमेंट जिन वैज्ञानिक का नाम क्लैसियस है उनके द्वारा दिया गया जो उष्मागतिकी का द्वितीय नियम से संबंधित कथन है वो हमारा प्रशीतक के सिद्धांत पर आधारित है, मतलब रेफ्रिजरेटर के सिद्धांत पर आधारित है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट की। उन्होंने उष्मागतिकी के द्वितीय नियम का जो स्टेटमेंट दिया वो ऊष्मीय इंजन की कार्यविधि को दर्शाता है। इनके कथन के अनुसार क्या है कि ऐसा कोई प्रक्रम या इंजन संभव ही नहीं है जो किसी ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा लेकर उसे पूर्णतया कार्य में रूपांतरित कर दे। यानी ऐसा कोई इंजन आज तक तो बना नहीं है जो ऊष्मा को लेकर के पूर्णतया उसको कार्य में रूपांतरित कर दे। ये हम इसको समझ सकते हैं, चित्र मैंने बना रखे हैं, उसको समझिए, देखिए कि किस तरह से हम उसको फिर लिख भी देंगे। इंजन कार्य करता है। इंजन क्या करता है? इंजन का कोई ना कोई वर्किंग सब्सटेंस होगा, जैसे कि हम मान लिया रेल के इंजन जो कोयले से चलते हैं उसको ले सकते हैं, या कोई साधारण हमारा इंजन जो है पेट्रोल या डीजल किसी से भी चलता है, वो भी तो जो पेट्रोल और डीजल है उसको जलाया जाता है तो उससे ऊष्मा उत्पन्न होती है ना।
तो उसी तरह से हम समझ सकते हैं कि जो ऊर्जा या ऊष्मा हमने किसी इंजन को दी, वो क्या करता है, उस दी गई ऊष्मा का एक भाग कार्य में परिवर्तित कर देता है और कुछ बच गई ऊष्मा जो है वो कहाँ चली जाती है, वातावरण में चली जाती है। क्योंकि जब भी कोई इंजन चलता है तो ध्वनि उत्पन्न होती है, इंजन गर्म होता है, इंजन के जो पार्ट्स हैं वो जब चलते हैं तो उनके बीच घर्षण पूरी तरह से समाप्त किया नहीं जा सकता, तो घर्षण के कारण ही तो वो इंजन गर्म हो जाता है। तो हमारे द्वारा दी गई ऊर्जा ऊष्मा में बदल गई। हम ऐसा तो नहीं चाहते थे, लेकिन इंजन गर्म हुआ तो हमारी दी गई ऊष्मा, कुछ तो ऊष्मा इंजन को गर्म करने में खर्च हो गई और कुछ ध्वनि उत्पन्न करने में। ध्वनि भी तो एक तरह की ऊर्जा ही है, तो ध्वनि जो उत्पन्न हो रही है इंजन के चलने से वो भी एक तरह से ऊर्जा का रूपांतरण ही तो है। तो इस तरह से किसी इंजन द्वारा ली गई ऊष्मा का कुछ भाग, एक ही भाग जो है कार्य में बदलता है और बचा हुआ भाग इस तरह से, किस तरह से समझो, नष्ट हो जा रहा है। हालांकि हम उसको नष्ट तो नहीं कहेंगे, ऊर्जा दूसरे रूप में रूपांतरित हो जा रही है, ध्वनि के रूप में। इंजन को गर्म हो जाने की वजह से ऊर्जा का लॉस हो रहा है। यानी पूरी तरह से इंजन ने दी गई ऊष्मा को कार्य में नहीं बदला, अर्थात कोई भी इंजन 100% इफिशियंट नहीं हो सकता। मतलब पूरी की पूरी दी गई ऊष्मा यदि कार्य में बदल जाए तो वो 100% इफिशियंट हो जाता है। ये तो आदर्श इंजन हुआ। जो व्यवहारिक इंजन है हमारे पास, वो उनकी जो क्षमता है वो 100% नहीं हो सकती। कुछ न कुछ जो है ऊर्जा का कुछ न कुछ भाग निश्चित रूप से ध्वनि के रूप में, ऊष्मा के रूप में जो है रूपांतरित होगा ही होगा। देखिए, इसको चित्र द्वारा समझाया गया है। देखिए, गर्म वस्तु है, गर्म वस्तु को मतलब जो स्रोत है, ऊष्मा स्रोत है। ऊष्मा स्रोत को पेट्रोल के जलने से भी ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है, डीजल के जलने से भी ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है। वहां से ऊष्मा उत्पन्न हो रही है इंजन के चलने से। अब वो हो गया ऊष्मा स्रोत। अब वो इंजन जो है, मान लिया ऊष्मा स्रोत से Q1 ऊष्मा ले रहा है। इस ली गई Q1 ऊष्मा का कुछ भाग कार्य में बदल रहा है। कितना भाग कार्य में बदल रहा है? ली गई ऊष्मा का Q1 भाग आया और Q2 भाग बाहर चला गया। कहां चला गया? शीतल वस्तु में, बाहर के वातावरण में। सिंक क्या है? सिंक जो है किसी इंजन के चारों तरफ का वातावरण है। तो जो इंजन ने ध्वनि उत्पन्न हुई वो कहां आई? वातावरण में आई। जो इंजन गर्म हुआ वो आखिर में तो ठंडा हो ही रहा है साथ साथ ही, तो वो ऊष्मा कहां जा रही? वातावरण में जा रही है। अर्थात ली गई ऊष्मा का कुछ भाग, जिसको हम Q2 कह रहे हैं, वो बाहर के वातावरण में ध्वनि के रूप में, ऊष्मा के रूप में रूपांतरित हो गई। तो कार्य कितना हुआ? इंजन ने कितनी दी गई ऊष्मा को कार्य ने बदला? Q1 ऊष्मा ली थी, उसमें से Q2 तो बाह्य वातावरण में सिंक में चली गई और Q1 माइनस Q2 के बराबर कार्य इंजन ने किया। तो इस तरह से इस इंजन की क्षमता जो है हम निकाल सकते हैं कि क्षमता बराबर हो जाएगी W किया गया कार्य, एक चक्कर में किया गया कार्य बटे दी गई ऊष्मा। तो Q1 माइनस Q2 बटे Q1, तो ये आएगा 1 माइनस, इसको अलग अलग स्प्लिट कर दें, तोड़ दें, तो आ जाता है Q2 अपॉन Q1। तो देखिए ये क्षमता हो गई इस इंजन की। ये व्यवहारिक इंजन को दिखाया गया है। तो किसी भी व्यवहारिक इंजन की क्षमता n का ईटा का मान यदि 1 आता तो इसका मतलब 100% वो इफिशिएंट होता। जैसे यहां पर दिखाया गया है आदर्श इंजन, इसमें क्या दिया गया है? कोई गर्म वस्तु है, यानी ऊष्मा स्रोत है, उससे इंजन ने Q ऊष्मा ली और उस पूरी Q ऊष्मा को उसमें कार्य में बदल दिया। कोई ऊष्मा का वेस्टेज नहीं हुआ, उस ली गई ऊष्मा पूरी पूरी कार्य में बदल गई है।
न तो इंजन से ध्वनि उत्पन्न हुई, न ही इंजन गर्म हुआ। तो ये आदर्श स्थिति है। लेकिन व्यवहारिक स्थिति यही दिखाई गई है कि कोई भी इंजन कुछ ऊष्मा प्राप्त करेगा ऊष्मीय स्रोत से। Q1 मान लिया, ऊष्मा प्राप्त की उसने। Q2 जो है बाह्य वातावरण में सिंक में चली गई, और कार्य इंजन ने कितना किया, कितनी ऊर्जा को कार्य में बदला, वो हो गया Q1 माइनस Q2। Q2 ली गई ऊष्मा है और Q1 ली गई ऊष्मा है, और Q2 जो है जो बाह्य वातावरण में चली गई वो वाली ऊष्मा है। तो कार्य जो होगा Q1 माइनस Q2 ही होगा। इस तरह से इंजन की क्षमता हमेशा जो है 100% से कम ही रहेगी। बहुत अच्छे जो इंजन होते हैं उनकी क्षमता मुश्किल से 60% होती है, बहुत अच्छे वाले इंजन। नहीं तो इंजन की क्षमता जो होती है वो 40%, 50%, 55%, इससे ज्यादा नहीं हो पाती है। तो ये जो केल्विन प्लैंक का कथन है कि ऐसा कोई प्रक्रम या इंजन संभव नहीं है जो किसी ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा लेकर उसे पूर्णतया कार्य में रूपांतरित कर दे, यानी लगातार वो ली गई ऊष्मा को कार्य में बदलता रहे। कोई भी ऊष्मा की कुछ भी मात्रा बाहर के वातावरण में न जाए, पूरी तौर से ली गई ऊष्मा कार्य में बदल जाए, तो ऐसा असंभव है। यह है हमारा केल्विन प्लैंक का कथन। दूसरा क्लैसियस का कथन है। तो क्लैसियस के आधार पर उन्होंने जो है इसका समझो ऊष्मीय इंजन की उल्टी बात कही, जो कि प्रशीतक का कार्य है। जो रेफ्रिजरेटर जिस तरह से कार्य करता है उस कार्य विधि के आधार पर, उसके सिद्धांत के आधार पर क्लैसियस का कथन है। वो क्या कथन है, किसी भी स्वतः चालित मशीन द्वारा बिना किसी बाह्य ऊर्जा स्रोत की सहायता से, यानी कोई स्वतः चालित मशीन है और वो किसी बाह्य ऊर्जा स्रोत की मदद नहीं ले रही है, और न ले कहने का मतलब कोई स्वतः चालित मशीन बाह्य जो है ऊर्जा स्रोत का उपयोग किए बिना सहायता लिए बिना गर्म वस्तु में ऊर्जा वो क्या करेगी, वो ठंडी वस्तु से बिना किसी ऊर्जा स्रोत के ठंडी वस्तु से ऊष्मा को लेकर के गर्म वस्तु में स्थानांतरित कर दे, ऐसा असंभव है। यानी वो बिना किसी बाह्य ऊर्जा स्रोत की सहायता के बिना वो ऐसा नहीं कर सकती। कोई स्वतः चालित मशीन क्या नहीं कर सकती, किसी ठंडी वस्तु से ऊष्मा को निकाले और उसको गर्म वस्तु में भेज दे। जो हमारा रेफ्रिजरेटर क्या करता है, यही तो करता है। लेकिन वो कैसे संभव है, जब वो जो है बाह्य ऊर्जा स्रोत इलेक्ट्रिसिटी की मदद लेता है तब वो ऐसा कर पाता है। तो कोई भी स्वतः चालित मशीन जो है बिना किसी बाह्य ऊर्जा स्रोत की मदद से ऊष्मा का ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु में स्थानांतरण नहीं कर सकती। ये असंभव है कि ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु में ऊष्मा का स्थानांतरण हो और मशीन जो है किसी बाह्य ऊर्जा स्रोत की मदद न ले। तो इसको हम अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि क्लैसियस ने जो शब्द लिखे वही आपको लिखने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने शब्दों में उसको कह सकते हैं कि कोई भी स्वतः चालित मशीन जो है बिना बाह्य ऊर्जा की सहायता से ठंडी वस्तु से ऊष्मा लेकर के गर्म वस्तु में स्थानांतरित कर ही नहीं सकती, ऐसा असंभव है। तो यही मैंने लिख रखा है, किसी स्वतः चालित मशीन द्वारा बिना किसी बाह्य ऊर्जा स्रोत की सहायता से ऊष्मा को शीतल वस्तु से लेकर गर्म वस्तु को देना असंभव है। इसको भी चित्र द्वारा समझ लीजिए और फिर अपने शब्दों में उसको लिखिए। देखिए, हमें चित्र देखिए, ये वाला चित्र देखिए, पहले वाला ये इंजन का है, ये प्रशीतक का है, व्यवहारिक प्रशीतक, व्यवहारिक इंजन। यहां पर केवल क्या किया गया है, जो तीर के निशान हैं वो उलट दिए गए हैं। हमने इधर बनाया है, इसको जो है इस चीज को उधर से भी बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इधर बाईं तरफ बनाना है, दाहिनी तरफ ऐसा नहीं बना सकते।
केवल देखिए हमने क्या किया है, तीरों के निशान बदल दिए हैं। जो शीतल वस्तु थी उसमें पहले उष्मा जा रही थी उसमें इंजन द्वारा। अब क्या करेगा हमारा जो रेफ्रिजरेटर होगा, फ्रिज जो होगा, वो क्या करेगा, फ्रिज के अंदर रखी वस्तुओं से Q2 उष्मा लेगा और गर्म वस्तु में Q1 उष्मा भेज देगा। गर्म वस्तु क्या हुई, बाहर, फ्रिज के बाहर का वातावरण। फ्रिज जो है अंदर का वातावरण तो ठंडा करता है और बाह्य वातावरण में उष्मा को निकालता है जो कि अधिक ताप पर होती है। फ्रिज के अंदर का ताप फ्रिज के बाहर के ताप की अपेक्षा कम होता है। फ्रिज तो अंदर से ठंडा होता है और फ्रिज लगातार क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की मदद से अंदर से ठंडे वातावरण से उष्मा का लगातार अवशोषण करता है और बाह्य वातावरण यानी जो फ्रिज के बाहर का वातावरण जो वायुमंडल है उसमें उष्मा को उच्च ताप पर स्थानांतरित कर देता है। और यहां पर देखिए वही चीज दिखाई गई है, व्यवहारिक प्रशीतक है। शीतल वस्तु कहां है, फ्रिज के अंदर का वातावरण है, उसमें से Q2 उष्मा उसने निकाली, है ना। जो वर्किंग सब्सटेंस होता है, जैसे इंजन में वर्किंग पदार्थ क्या है, कार्यकारी पदार्थ क्या है, डीजल है, पेट्रोल है, कोयला है। यहां पर फ्रिज में कार्यकारी पदार्थ गैस होती है जिसको हम फ्रीऑन गैस कहते हैं, जो कि सभी फ्रिजों में भरी जाती है। तो वो कार्यकारी पदार्थ हो गया, है ना। तो वो कार्यकारी पदार्थ ठंडा होता है, एक साइकिल पूरी होती है। मान लिया वो कार्यकारी पदार्थ जब जो रेफ्रिजरेशन बॉक्स होता है उसके चारों तरफ ट्यूब लगी होती हैं, तो जो कार्यकारी पदार्थ यानी फ्रीऑन गैस है वो जो है वाष्पित होकर के उन नलियों से होकर गुजरती है। तो वाष्पित होती है गैस, जो है द्रव अवस्था से लिक्विड अवस्था में बदलती है। जब कोई गैस यानी फ्रीऑन गैस क्या है, पहले कंप्रेसर से शुरू से समझ लीजिए, कंप्रेसर से कंप्रेस करके उसको लिक्विड में बदला जाता है, द्रव में बदला जाता है। फिर उसको अलाउ किया जाता है उन्हीं फ्रीजर के चारों तरफ पतली लगी हुई नलियों से वाष्पित होने के लिए। यानी द्रवित गैस वाष्पित हो रही है फ्रीजर के चारों तरफ लगी नलियों से। तो जब वाष्पित हुई तो वो ठंडी हो गई, सुपर कूल्ड हो गई, और वो नलियां जो थी वो भी सुपर कूल्ड हो गई, जिससे कि फ्रीजर बॉक्स के चारों तरफ का वातावरण एकदम से ठंडा हो गया। ठीक है। अब यही गैस फिर से आएगी, कहां आएगी, कंप्रेसर पे आएगी, क्योंकि अब तो वाष्पित हो गई थी, तो इसलिए जो है मतलब गैसीय अवस्था में होगी। और फिर से जो है कंप्रेसर क्या करेगा, उस गैस को फिर से द्रव अवस्था में बदलेगा, और द्रव अवस्था से फिर से जो है वो उन्हीं जो फ्रीजर के चारों तरफ लगी ट्यूब में वाष्पित होकर के गैस निकलेगी। इस तरह से पूरा चक्र चलता रहता है। तो हर बार कंप्रेसर में गैस को कंप्रेस किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, जिससे कि उसका ताप बढ़ जाता है वहां पर देखा जाए। और जब उस गैस को अलाउ किया जाता है उस फ्रीजर से वाष्प रूप में पास होने से, उस समय वो सुपर कूल्ड होती है। तो इस तरह से जो है जो फ्रीजर है ठंडा हो जाता है और वो अंदर के पूरे वातावरण को ठंडा कर देता है। तो रेफ्रिजरेटर क्या करता है कि अंदर रखी हुई वस्तुओं से Q2 उष्मा अवशोषित करती है। अब यहां पर देखिए Q1 उष्मा वो बाह्य वातावरण में निकालेगी। Q1 है कितनी वो समझ लीजिए, क्योंकि जब कंप्रेसर पे कार्य किया जाता है, मतलब गैस को जो है कंप्रेस किया जाता है द्रव अवस्था में बदलने के लिए, तो देखिए यहां पर कितना कार्य किया जा रहा है, हर प्रत्येक साइकिल में कितना कार्य हो रहा है, W बराबर हो रहा है Q1 माइनस Q2। तो Q1 का मान कितना है, Q1 बराबर है W प्लस Q2। तो इतनी उष्मा बाह्य वातावरण में जा रही है, मतलब उसने Q2 उष्मा तो अंदर से अवशोषित की, प्लस कार्य किया गया इलेक्ट्रिसिटी द्वारा उस फ्रीऑन गैस पर, तो वो कार्य भी उष्मा में परिवर्तित हुआ। तो इस तरह से टोटल निकाली गई उष्मा, यानी जो बाह्य वातावरण में फ्रिज उष्मा निकाल रहा है वो सोखी गई उष्मा से अधिक है।
सोख की गई उष्मा तो Q2 है, जो कि थोड़ी सी है ना। अब जब फ्रीऑन गैस पे कंप्रेसर ने वर्क किया, कार्य किया विद्युत ऊर्जा की मदद से, तो वो उसमें जुड़ गया और इस तरह से W प्लस Q2 मिलकर के वैल्यू जो आई है वो Q1 की आई है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो रेफ्रिजरेटर है वो अंदर के वातावरण से, फ्रिज के अंदर से के वातावरण से उष्मा तो कम मात्रा में लेता है, लेकिन बाह्य वातावरण में अधिक उष्मा को निकालता है। अतः हम समझ सकते हैं कि यदि मान लिया फ्रिज का दरवाजा खोल दिया जाए तो क्या कमरा ठंडा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, और वो गर्म हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक चक्र में रेफ्रिजरेटर क्या करेगा, जितनी उष्मा वो अवशोषित करेगा उससे ज्यादा बाह्य वातावरण में रिजेक्ट कर देगा, निकालेगा। ये इससे पता लग रहा है। ये इतनी उष्मा Q1, देखिए Q1 कहां जा रही है, ये गर्म वस्तु, ये गर्म वस्तु क्या है, यहां पर वातावरण है, वातावरण में Q1 उष्मा जा रही है। Q1 का मान कितना है? W प्लस Q2 है, यानी ज्यादा है। किससे ज्यादा है? जितनी उष्मा अंदर से अवशोषित की गई है उससे ज्यादा है। तो यहां पर दिखाया गया है कि ये जो कार्यकारी पदार्थ है, यानी फ्रीऑन गैस है, उस पर जो है इतना कार्य किया गया, कार्य बराबर हो गया Q1 माइनस Q2, अर्थात जो Q1 का मान है W प्लस Q2 है, इतनी उष्मा बाह्य वातावरण में चली जाएगी, अर्थात जितनी उष्मा अवशोषित होगी उससे ज्यादा बाह्य वातावरण में जाएगी। इसलिए रेफ्रिजरेटर का यदि गेट हम खोल दें तो वो पूरा कमरा गर्म कर हो जाएगा, ठंडा नहीं होगा। ये जो है यहां पर कोई आदर्श प्रशीतक दिखाया गया है। आदर्श प्रशीतक का मतलब क्या हुआ कि जितनी उष्मा वो अंदर से अवशोषित करे, ठीक उतनी ही बाह्य वातावरण में भेज दे। मतलब यहां पर कोई बाह्य ऊर्जा स्रोत नहीं है ऐसा मदद करने के लिए, यानी वो डायरेक्ट जो है ठंडी वस्तु से उष्मा ले और गर्म वस्तु में भेज दे, बिना किसी बाह्य स्रोत, ऊर्जा स्रोत की मदद से। ऐसा असंभव है। ये जो है केवल आदर्श प्रशीतक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई जो है इंजन या कोई भी मशीन ऐसा करे कि वो शीतल वस्तु से उष्मा को निकाले और गर्म वस्तु में भेज दे। उष्मा का रूपांतरण ठंडे से कम ताप वाली वस्तु से अधिक ताप वाली वस्तु की ओर होने लगे, तो ऐसा तो संभव नहीं। उष्मा का तो स्थानांतरण अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर होता है। तो आज तक तो ऐसी कोई मशीन बनी नहीं है जो बिना किसी सहायता के, बिना किसी ऊर्जा स्रोत की सहायता से ठंडी वस्तु से उष्मा लेकर के उसको गर्म वस्तु में भेजती रहे। ऐसी कोई आज तक मशीन बनी ही नहीं है। तो ये क्लैसियस का कथन है कि किसी भी स्वतः चालित मशीन द्वारा बिना किसी बाह्य स्रोत की सहायता के उष्मा को किसी शीतल वस्तु से लेकर गर्म वस्तु में देना असंभव है। मेरी समझ से ये बात क्लियर हो गई। इसको हम पॉइंट वाइज अपना, जैसे इंजन का कोई उदाहरण लेकर के हम कह सकते हैं, चित्र बना, देखिए चित्र सहित बनाने को आता है, चित्र द्वारा समझाइए। कैल्विन प्लैंक के कथन को चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो चित्र हमें क्या, किसका बनाना है? वही इंजन का बनाना है। भाई इंजन, जो उसमें इंजन होते हैं, 3 पार्ट होते हैं उसमें मुख्य रूप से। एक तो होता है उसमें स्रोत, एक होता है कार्यकारी पदार्थ, और तीसरा होता है सिंक। तो हमारे जो इंजन है सिंक, उसमें सिंक क्या है? बाह्य वातावरण सिंक है। कार्यकारी पदार्थ इंजन के आधार पर होगा, डीजल, पेट्रोल, कोयला, कुछ भी हो सकता है जहां जो है। और उसमें स्रोत, जैसे मतलब हमारा कोयला जलाया जा रहा है तो कोयले से उष्मा उत्पन्न हो रही है, डीजल जल रहा है तो डीजल से उष्मा उत्पन्न हो रही है, पेट्रोल जल रही है तो पेट्रोल से उष्मा उत्पन्न हो रही है। तो ये उसमें स्रोत हो गए। और जो भी सिस्टम है जैसे वो कार्य करता है इस तरह से वो जो है दी गई ऊर्जा को, दी गई उसमें ऊर्जा को वो कार्य में बदल रहा होता है इंजन। तो चित्र द्वारा समझा दीजिए उस बात को और अपने शब्दों में लिख दीजिए, बहुत आसान है। इसी तरह से यदि मान लिया क्लैसियस का कथन चित्र द्वारा समझाने को आता है तो आपको ये वाला प्रशीतक का चिन्ह जो है चित्र बनाना है। बस उसमें इंजन के बने चित्र के में तीनों के निशान उलट देने हैं, बाकी सब कुछ वही बनना है, वैसा ही बनना है। कोई चीज में लिखा जा रहा है, भाई वहां पर जरूर, यहां पर हमने गर्म वस्तु में वातावरण लिख दिया है, वहां पर गर्म वस्तु में वातावरण नहीं होगा,
वहां पर तो जो भी ऊष्मीय स्रोत है जहां से इंजन ऊष्मा दे रहा है वो होगा, इसलिए यहां पर तो हमने वातावरण लिख दिया, वहां हम वातावरण नहीं लिखेंगे। और इस तरह से ये आदर्श प्रशीतक हो गया, ये कार्यकारी व्यवहारिक प्रशीतक हो गया। अब हम बात करेंगे कुछ प्रश्नों की जो कि इसी चैप्टर से संबंधित है। देखिए, पहला प्रश्न हमने दिया हुआ है जो कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम पर आधारित है। क्या किसी ऊष्मागतिक निकाय को 10 कैलोरी ऊष्मा दी जाती है तथा उस पर 10 जूल कार्य किया जाता है, तो इस प्रक्रम में निकाय की आंतरिक ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी? यह है, जे का मान दिया गया है, जो कि परिवर्तन के लिए मतलब किस तरह से हम जो है कैलोरी को जूल में बदलेंगे। तो कैलोरी और या कहीं जूल का संबंध दिया गया है। देखिए यहां पर क्या है कि ऊष्मागतिक निकाय 10 कैलोरी ऊष्मा दी गई और उस पर 10 जूल कार्य किया गया, तो इस प्रक्रम में निकाय की आंतरिक ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी ये निकालने को कहा गया है। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार Q बराबर होता है डेल्टा U प्लस W। अब यहां पर देखिए 10 कैलोरी ऊष्मा दी जाती है। देखिए ये बताया गया था कि जब भी कभी हमें ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लगाना है तो Q, डेल्टा U और W इन सभी के मात्रक एक जैसे होने चाहिए, या तो सब जूल में हो या तो सब कैलोरी में हो या किलो कैलोरी में हो। तो यहां पर हम जूल में बदल ले रहे हैं। देखिए 10 कैलोरी ऊष्मा है, यानी Q का मान हमारा क्या हो जाएगी, 10 कैलोरी है और इसको जूल में बदलिए तो 10 गुणा 4.2 तो 42 जूल हो गई दी गई ऊष्मा। और कार्य W किया जा रहा है। देखिए यहां पर देखिए और चिन्हों का ध्यान रखना है। कार्य जो है गैस यदि कार्य कर रही होती है, कोई ऊष्मागतिक निकाय कार्य कर रहा होता है तो वो तो धनात्मक होता है, और यदि कार्य उस निकाय पर किया जाता है तो ऋणात्मक होता है। तो यहां पर W का मान जो होगा माइनस का होगा, क्योंकि देखिए कार्य किया जा रहा है, उस पर 10 जूल कार्य किया जा रहा, -10 जूल। अब यहां पर रखिए प्रश्न 1 हम बता रहे हैं। तो Q का मान कितना है, 42 हो गया। Q का मान बराबर डेल्टा U माइनस 10, तो डेल्टा U बराबर हो गया 42 प्लस 10 यानी 52 जूल हो गया। तो ये यहां पर कार्य क्योंकि बाह्य किसी स्रोत द्वारा कार्य किया जा रहा है, इसलिए इसको हम ऋणात्मक ले रहे हैं -10। तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में इतनी वृद्धि हो जाएगी। ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। तो ये बात समझ में आ गई होगी किस तरह से चिन्हों का ध्यान रखना है और किस तरह से ये जो है मात्रकों का भी ध्यान रखना है जब भी ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम प्रयुक्त करेंगे हम। और चिन्ह कैसे लिए जाते हैं ये हम वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा प्रश्न देखिए यहां पर दूसरे प्रश्न में निम्न चित्र किसी आदर्श गैस के लिए दाब आयतन ग्राफ दर्शाया गया है। ग्राफ से ज्ञात करो A से B तथा B से C में किया गया कार्य। A से B और B से C में किया गया कार्य निकालना है ना। तो कार्य W बराबर होता है P इंटू डेल्टा V, है ना। या जो भी दाब में कितना दाब का मान देखना है चित्र से A से B, पहले हमें A से B निकालना है, A टू B। दाब का मान देखिए A से B जाने पर क्या है, 12 दिखाया गया और ये दाब दिया गया न्यूटन पर मीटर वर्ग में, और आयतन देखिए यहां लीटर में दिया गया है। तो ये ध्यान रखना है कि हमें 1 लीटर बराबर होता है 10⁻³ मीटर का क्यूब। ये परिवर्तन हमें याद रखना पड़ेगा भाई। 1 लीटर बराबर होता है 10⁻³ मीटर की घात 3 क्यूबिक मीटर, घन मीटर कह सकते हैं। तो P का मान देखो, पहले P का मान 12 है, ठीक है। क्योंकि हम जब किया गया कार्य निकालेंगे तो कार्य बराबर क्या होगा, इस A B और C D E F
AB के नीचे का क्षेत्रफल पूरा निकालेंगे, ये वाला कार्य बराबर हो जाएगा, सूत्र तो यही लगाएंगे लेकिन कार्य होगा ABEF का चतुर्भुज है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई ही होता है, और लंबाई जो है मान लिया इसको देख लें हम, तो ये दाब हो गया। तो दाब कितना है? 12 न्यूटन पर मीटर वर्ग है, दाब हो गया 12। यानी ये जो है AF का मान हो गया 12, AF गुणा क्या है EF हो जाएगा, EF। बेसिक फार्मूला यही है। AF A से F 12 है, कोई बदलना नहीं। EF जरूर हमें बदलना पड़ेगा क्योंकि ये लीटर में दिया गया। E से F 5 में से 2 घटा दीजिए, 5 - 2, और ये लीटर हुआ तो 10 की घात -3 से गुणा कर देंगे। तो ये 12 × 3 × 10 की घात -3, तो 12 3 36 × 10 की घात -3, ये क्या होगा? जूल कार्य होगा। ये धनात्मक होगा क्योंकि गैस, हम ऐसे भी समझ सकते हैं, गैस का आयतन बढ़ रहा है, गैस का प्रसार हो रहा है। जब गैस प्रसारित होती है, फैलती है, तो गैस कार्य करती है, वो जो है धनात्मक होता है। दूसरा B2C, B से C जाने में देखिए जो हमारा क्षेत्रफल है B से C का 0 है, देखा जाए तो एक सीधी लाइन है, या कहें कि B से C में कार्य बराबर P × ΔV करेंगे। P तो है 12, लेकिन ΔV का मान 0 है, मतलब उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जब B से C में जा रहे हैं, गैस के आयतन में जो है परिवर्तन 0 है, अतः B से C में जाने पर किया गया कार्य 0 है। फिर उसके बाद पूरे चक्र ABCDA में किया गया कार्य, ABCD में किया गया कार्य है ना। तो ABCD में किया गया कार्य जो है, इसका सेकंड पार्ट देखिए, ABCD में किया गया कार्य। तो ABCDA में किया गया कार्य, तो क्षेत्रफल हो जाएगा, कार्य बराबर हो जाएगा, कार्य बराबर क्षेत्रफल ABCDA का क्षेत्रफल। तो AD गुणा CD। AD क्या है? 12 - 4, ये तो दाब हो गया, 12 - 4। CD, जो CD का मान है वो वही EF का भी मान है, 5 - 2, 5 - 2, और इसको लीटर में है इसलिए 10 की घात -3 से गुणा करना पड़ेगा। 12 में से 4 गए 8 × 3 × 10 की घात -3 है, तो ये हो गया 24 × 10 की घात -3 जूल कार्य होगा। अब ये धनात्मक होगा या ऋणात्मक? ये जो लूप बन रहा है ABCDA, ये कैसा है? दक्षिणावर्त है। लूप कैसा है? दक्षिणावर्त, यानी क्लॉकवाइज है। तो ये जो है, इस स्थिति में कार्य का चिन्ह जो लिया जाता है वो धनात्मक लिया जाता है। और यदि लूप जो है वामावर्त हो, एंटी क्लॉकवाइज हो, तो कार्य जो है का चिन्ह ऋणात्मक लेते हैं। ये 2 बातें याद रखनी है। लूप दक्षिणावर्त है, कार्य धनात्मक। लूप वामावर्त है, तो कार्य का चिन्ह जो होगा वो ऋणात्मक लिया जाएगा। ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो जो है इतना कार्य होगा जो कि धनात्मक होगा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज, जिस तरह से क्लॉक की सुई चलती है उसी तरह से ये घूम रहा है। अगला प्रश्न जो कि अंतिम प्रश्न है उसको देखिए जरा। इसमें कई चीजें निकालनी है। चित्र बना हुआ है। निम्न चित्र में उष्मागतिक निकाय की प्रारंभिक अवस्था A से अवस्था B और C से होते हुए अंत में अवस्था A तक होने वाले परिवर्तनों को दर्शाया गया है। ये देखिए, ये दाब आयतन ग्राफ है। यहां पर दाब जो दिया गया है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया गया है। आयतन यहां पर मीटर क्यूब में दिया गया है, तो कोई टेंशन नहीं है बदलने की। ठीक है।
ए से बी गए, फिर बी से सी गए, सी से ए आए। ठीक है, यहां पर इस तरह से हम चल रहे हैं। उष्मागतिक निकाय की प्रारंभिक अवस्था ए है और प्रारंभिक अवस्था ए में आंतरिक ऊर्जा का मान जो है वो 0 है, ऐसा दिखाया गया है। और यू बी पर आंतरिक ऊर्जा 30 जूल है। प्रक्रम बी से सी में निकाय को दी गई उष्मा 50 जूल है, बी से सी में दी गई उष्मा 50 जूल है। तो ज्ञात करो, क्या क्या ज्ञात करना है? अवस्था सी में निकाय की आंतरिक ऊर्जा। पहला पार्ट है अवस्था सी में निकाय की आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा देखिए हमें पता करना है। देखिए बी पर आंतरिक ऊर्जा हमें दी गई है, बी सी में आंतरिक ऊर्जा देखिए ए पे तो 0 थी, बी से हम सी में गए है ना, और बी से सी तक उसको 50 जूल की उष्मा दी गई है, ऐसा भी दिया गया। बी से सी प्रक्रम में निकाय को 50 जूल उष्मा दी गई है और पहले से उसके पास यूबी का मान दिया गया था 30 जूल। और बी टू सी दी गई उष्मा जो है, देखिए कार्य तो कुछ हो नहीं रहा बी से सी जाने में आयतन में परिवर्तन बिल्कुल 0 है, कार्य 0 है ना। अर्थात दी गई उष्मा पूरी की पूरी उसकी आंतरिक ऊर्जा में बदल देगी। बी से सी में दी गई उष्मा जो है, दी गई उष्मा का मात्रा है कितनी है? 50 जूल, 50 जूल। और बी से सी कार्य जो है वो 0 है। अतः वैसे तो डेल्टा यू बराबर होता है, देखिए प्रथम नियम क्या कहता है? Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, है ना। डब्ल्यू का मान 0 है और यहां पर दी गई उष्मा क्या करेगी कि उसकी ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि कर देगी, है ना। तो कुल ऊर्जा जो हो जाएगी, कुल आंतरिक ऊर्जा बराबर हो जाएगी यूबी प्लस दी गई 50 जूल और इसमें जोड़ देंगे तो 30 जूल पहले से थी, 50 और मिल गई, तो आंतरिक जो है टोटल ऊर्जा जो हो गई 80 जूल हो गई। ये हमारा पहला पार्ट हो गया। प्रक्रम ए से बी में निकाय को दी गई उष्मा, ए से बी। दूसरा पार्ट Q बराबर होता है डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू कैसे निकालेंगे? ए से बी निकालने के लिए क्या करेंगे? यू बी माइनस यू ए प्लस पी इंटू डेल्टा बी। यू बी की वैल्यू 30 है, 30 माइनस 0 प्लस पी। देखिए दाब कितना है? दाब का मान है 30 न्यूटन पर मीटर, है ना। मतलब हमें ए से बी जाने में पता करना है, कार्य निकालना है। अब तो इसके नीचे का क्षेत्रफल निकालेंगे, ए बी के नीचे का क्षेत्रफल जो कि एक आयत बन रहा है। तो दाब कितना है यहां पर? 30 है और आयतन में कितना परिवर्तन हो रहा? 30 माइनस 1, 3 माइनस 1। तो ये हो गया हमारा 30 और प्लस ये हो जाएगा 30 दूनी 60, तो हो गया 90 जूल। तो प्रक्रम ए से बी में निकाय को दी गई उष्मा 90 जूल हो गई। अब तीसरे में पूछा गया प्रक्रम सी से ए में निकाय द्वारा दी गई या ली गई उष्मा। देखिए सी से ए में जाने पर क्या हो रहा है? आयतन सी पर आयतन जो है 3 है, जब ए पे पहुंचा तो 1 हो गया आयतन। तो मतलब जो गैस थी उसको कंप्रेस किया गया होगा, संपीड़ित किया गया होगा, आयतन कम हो रहा है। मतलब बाह्य स्रोत जो है निकाय पर कार्य कर रहा है, संपीड़ित कर रहा है ना। तो सी से ए में संपीड़न हो रहा है, उसका भी ध्यान में रखेंगे और निकालेंगे प्रक्रम सी से ए में निकाय द्वारा दी गई या ली गई उष्मा, है ना। तो Q बराबर हो जाता है डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अच्छा अब देखिए यहां पर
मैंने कहा डेल्टा सी से, तो हमें ए में पहुंचे, अंतिम आंतरिक ऊर्जा, प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा सी पे कितनी थी और कितना कार्य हुआ सी से ए आने में, पी इंटू डेल्टा बी, ये निकालना है। ठीक है, कार्य जो है यहां पर बाह्य स्रोत कर रहा है, गैस नहीं कर रही है, तो कार्य भी यहां पर ऋणात्मक लिया जाएगा। कार्य ध्यान रखना है कि ऋणात्मक लेंगे सी से ए। सी ए रेखा के नीचे जो क्षेत्रफल आएगा, जो कि एक समलंब चतुर्भुज बनेगा, ये वाला समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और यहां पर हम लिख देते हैं ई और एफ लिख देते हैं, है ना। तो ये जो आएगा वो होगा सी ई एफ ए का क्षेत्रफल होगा ये। वो सूत्र लगाएंगे समलंब चतुर्भुज का, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। अच्छा, यू ये क्या है, शून्य, माइनस यू सी, सी में आंतरिक ऊर्जा हमने निकाली थी, देखिए आंतरिक ऊर्जा सी में अवस्था ए 80 आई थी, तो ये हो गया -80 प्लस, अब देखिए ये मैंने क्या कहा कि ये जो है कंप्रेस की गई है, तो ये भी ऋणात्मक होगा, कार्य भी। इसका क्षेत्रफल निकालिए, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, जब ये समांतर भुजाएं हैं 30 और ये देखिए ये 30 है, ये 90 है, तो 90 + 30 गुणा बीच की दूरी 3 - 2 है, 3 - 1 है, सॉरी, तो ये हो जाएगा -80 -1/2 गुणा 120 गुणा 2, 2 से 2 कट गया, 120 और -80 जुड़ जाएंगे, -200 जूल क्यू का मान हो गया। तो ये ऊष्मा उत्पन्न होगी, इतने जूल ऊष्मा उत्पन्न होगी। कंप्रेस यानी गैस जो होगी वो गर्म हो जाएगी, तो ये ऊष्मा हमें प्राप्त हो जाएगी, है ना। इतनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, गैस गर्म हो जाएगी, गैस को कंप्रेस करेंगे। तो अंतिम ये था हमारा तीसरा पार्ट, है ना। और अंतिम पार्ट जो है क्या है कि दी गई पूरे चक्र में किया गया कार्य, पूरा चक्र क्या है, ए बी सी का क्षेत्रफल हो गया, पूरे चक्र में किया गया कार्य बराबर हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुणा आधार का मान 3 - 1 भाई, आधार क्या है, ए बी है, 1/2 ए बी गुणा बी सी, तो 3 - 1 ये तो हो गया आधार ए बी, और बी से सी तक 90 में से 30 घटा दीजिए, 90 - 30, तो ये हो गया 1/2 गुणा 2 गुणा 60, 2 कट गया 60 जूल। अब इसका चिन्ह कैसे होगा, धनात्मक होगा या ऋणात्मक, ये कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। एंटी क्लॉकवाइज जब हम लेते हैं तो ये ऋणात्मक लेते हैं, ऋणात्मक आएगा ये चिन्ह, इसका ऋणात्मक लेंगे। कार्य जो है पूरे चक्र में किया गया कार्य W जो होगा वो माइनस का क्यों लगाया गया, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज लूप बन रहा था, और एंटी क्लॉकवाइज में हम किए गए कार्य का चिन्ह जो है वो ऋणात्मक लेते हैं, यानी वामावर्त लूप घूम रहा है, इसलिए यहां पर जो है चिन्ह ऋणात्मक लेंगे। तो इस तरह से चिन्हों का ध्यान रखेंगे, मात्रकों का ध्यान रखेंगे, और कुछ प्रश्नों की और प्रैक्टिस कर लीजिए तो एकदम से परफेक्ट हो जाएंगे प्रश्नों को करने में। तो उम्मीद है कि आज जो है ये न्यूमेरिकल और जो ऊष्मागतिकी का जो 3 नियम था पूरी तरह से समझ में आया होगा। अब हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।